अच्छा, सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और साथ थोड़ा सा पीआरसी और कैफ इसमें डिफरेंस जरूर है। ठीक है, पीआरसी एक और अप्रोच है, अब कैफ एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ हम लेकर चले। मेरी अप्रोच तो ऑलमोस्ट वही रहेगी, लेकिन अब आपके पेपर, क्योंकि जैसे बात है 4 तो शायद किसी के भी नहीं है, 3 पेपर है और 2 पेपर। अब जो 2 पेपर वाले हैं वो तो मेंटली तौर पर रिलैक्स रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आता। जो 3 पेपर वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन वो इशू कब आएगा? एंड पे जाके, अभी नहीं आएगा। ठीक है, बट फिर वही बात है कि जो आज 3 पेपर रखेगा वो एंड पे 2 रखेगा, जो आज 2 रखेगा वो एंड पे 3 रखेगा। फायदा नुकसान सबका है। बाकी जो टाइम वाला मसला है ना, आई कैप ने जो डेट शीट दे दिया है वो सिर्फ 10 दिन का फर्क पड़ा है बस, क्योंकि जो डेट शीट आई है ना, तो आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और पहले शुरू होते थे सितंबर के फर्स्ट वीक में। मतलब ये जो 13 दिन पहले हमारे एग्जाम की डेट है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी ये है कि सिलेबस खत्म होना या वो चीजें होने, वो हर किसी ने अपने टाइम पे कंप्लीट कर लेना है। और मैंने क्लास एंड पे रखने का मकसद ही यही है, क्योंकि आपका डाटा का पेपर वो आराम से हो जाएगा। लॉ के सिलेबस में थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि लॉ का पेपर बजाते खुद एक बहुत बड़ा पेपर हो, तो वो सर भी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते समझाने में, वो भी फिर ट्रखालू प्रोग्राम नहीं करते, कहते हैं नहीं मैंने जब बात समझानी है, जब तक नहीं समझ लगेगी आगे नहीं जाना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा हो सकता है। ये फिर भी इन सारी सिचुएशन में ना, अगर हम 31 जुलाई को अपने सिलेबस खत्म कर लेते, हमारे पास 16 डेज होंगे अपनी रिवीजन प्लान करने के। और ये जो 31 जुलाई है ये एक रेड लाइन है, मतलब ये वो मैक्सिमम डेट है जो हो सकती है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल डेट डिसाइड हो चुकी है वो है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और फिर जो मेरा प्लान है कि 20 जुलाई से लेकर 31 या 2 या 3 या 5 अगस्त तक हम अपना रिवीजन प्लान कर लें। वो जो एक रिवीजन ओवरव्यू होगा वो भी हमारा साथ हो जाएगा। साथ साथ फिर दूसरा ये जो होगा कि आपका ना टेस्ट वीकली होगा, ठीक है, और वो साथ साथ होगा। और आप लोगों ने जो टेस्ट नहीं देगा ना, फिर उसको वैसे ही कोई माफी नहीं होगी, कत्ल बस। क्योंकि कोई जमीन के ऊपर बोझ है, उसको खत्म कर दिया जाएगा कि वो अपने माँ बाप का भी थोड़ा सा बोझ हल्का हो और जमीन का भी बोझ हल्का हो, तो वो साथ ही टेस्ट लाजमी देना है। और चीटिंग बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपने ये देखना है कि सिलेक्टिव स्टडी दिमाग से निकाल दो। चलिए, अगर हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो कल को जो आप एक स्टैंडर्ड पढ़े बगैर अगर ये पेपर पास कर लो, तो आप क्या मानते हो कि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं? कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, जो जितना मुश्किल लगे उसको उतना ज्यादा टाइम देना है। हमने ये सीख के आगे जाने हैं स्टैंडर्ड, ये चीजें सीख कर आगे बढ़ना है। अगर हम कुछ चीजें ऐसे ही गुजार के आगे चले जाएंगे तो वो हमारे लिए अगले दिनों में गले का फंदा बन जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड नहीं करना, फेस करना। जो बात नहीं समझ लग रही बार बार डिस्कस करो, बार बार पूछो, एक दूसरे से डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो। जब तक वो चीज क्लियर ना हो ना दिमागी तौर पर, आपने अवॉइड नहीं करना, स्ट्रेट उस चीज के पीछे पड़ जा। कि अगर कोई चीज ऐसी होती है जो कोई टॉपिक बंदे को मुश्किल लगता है, बंदा सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उस टॉपिक को ज्यादा करना है, जो जितना मुश्किल लगेगा उस पर ज्यादा कमांड हासिल करना। तो इसमें ना हमारे जो पेपर में सेक्शन बने हुए हैं ना, ये टोटल 3 सेक्शन चेंज हो गया सिलेबस हमारा। पहले कुछ और था, जो पहला टॉपिक था सेक्शन ए में 4 टॉपिक होते थे, एक बदमाश टॉपिक था, उन्होंने निकाल दिया। बदमाश इसलिए कहा जाता है कि उसका नाम ही सिंगल एंट्री था, पूरा नाम उसका था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट्स इनकम्प्लीट होते थे, लेकिन उन्होंने वो निकाल दिया। अब पीछे क्या बचा, नंबर कितना बना, 30 से 40। टॉपिक वाला क्या है पता है? फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट का ही टॉपिक है। पहला चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाकी दोनों न्यूमेरिकल है। ये फाइनल अकाउंट है और इसमें से कम से कम 30 नंबर का पेपर आपको आना है।
इसका मतलब ये है कि इन तीनों टॉपिक से सवाल आ गए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये 30 से 40 में, ये मुझे लगता है उन्होंने कम कर दिए, 20 से 30 कर दिए। चलिए, मुझे लगता है क्योंकि 30 नहीं पूरे ही हैं। तो ये आपका अगर 30 से 40 है या 20 से 30 है, लेकिन ये है कि अगर 30 से 40 है तो इन तीनों में से आपका पेपर आना ही आना है। ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ना T1 जहां पर लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा या 4-5 नंबर का आ जाएगा, 8 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता, याद रखें। T1 वाला कोई भी चैप्टर 8 नंबर से ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, जहां जहां T1 लिखा हुआ है। और T2 की कोई लिमिट नहीं है, 25 नंबर तक भी जा सकता है। अब आगे सेक्शन बी के अंदर कितने चैप्टर नजर आ रहे हैं? 4। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, मजा आएगा पढ़ने का। और इसमें से रेंज क्या है? 30 से 40। अब इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? इसमें एक क्या, यानी ये जो T2 यहां पर लिखा हुआ है और ऊपर भी T2 लिखा हुआ है, ये बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। मतलब ये ना भी ये 30 से 40 नंबर है, वैसे इतने अच्छे हैं कि बंदा बहुत मजे से लेकर पढ़ता। उसके बाद है लास्ट सेक्शन 25 नंबर का, 25 से 35 नंबर। इसमें सारे स्टैंडर्ड है, IS 20, IS 23, IS 16, 40, 36, 41। इससे भी एक बदमाश स्टैंडर्ड निकाल दिया है, वो FR2 में चला गया। अब आपके पास पीछे जो बचा है ना, सिर्फ एक टॉपिक अच्छा पढ़ लो, पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी। सिर्फ एक टॉपिक, वो है IS 16। ये बहुत अच्छा तैयार कर लो, आपके सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे। इसकी बेस के ऊपर सारे चैप्टर्स, हर जगह इसका इस्तेमाल होना ही होना है और पूरी तरह से सीखना है। नहीं समझ लगती, अपने तरीके अप्लाई करना शुरू कर देना। कुछ तो हमने पहले पढ़ लिया होगा, इंट्रोडक्शन उसका हमारे पास है, सबका ही है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा फिर भी मैं एक दफा कंप्लीटली दोबारा से शुरू करूँ। तो इसमें हमारा जो अब स्टाइल होगा पढ़ने का कि हमने कहां से एंटर होना है, तो पहले सेक्शन सी हमने कंप्लीट करना 100%, क्योंकि इसके पढ़े बगैर हम फाइनल अकाउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट के अंदर कुछ भी आ सकता है। ये जब सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हम पहले फाइनल अकाउंट कर लें या पहले सेक्शन बी कंप्लीट कर लें। वो डिपेंड करेगा कि अगर हमारा दिल करेगा कि अच्छा हम इसको खत्म कर दें, क्योंकि आपको पता है इसको पढ़ के तो फिर तो प्रैक्टिस ही है, इसका तो रोजाना के एक सवाल ही बंदा करता रहे, तो फिर ऐसा ही करेंगे कि सेक्शन ए पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे, अगर हम मिनिमम नंबर की भी बात करें, 25 नंबर यहां से मिनिमम है, 30 नंबर यहां से हमारे हैं, तो ये हमारे 55 नंबर पूरे हो जाएंगे मिनिमम। तो ओवरऑल अगर मैं यहां से बात करूं तो समझो कि इसमें से 60 to 70 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा अगर हम सेक्शन सी और सेक्शन ए करेंगे, और एंड पे फिर हम ले जाएंगे सेक्शन अपने बी को। और क्योंकि वैसे तो एंड पे सेक्शन ए को लेकर जाना चाहिए फाइनल अकाउंट को, बट मसला ये है ना कि मैं ये चाह रहा हूं कि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा फाइनल अकाउंट के ऊपर, तो वो खत्म करके ना एक भरोसा हो जाता है ना कि हमारे चैप्टर इतने ज्यादा हो गए हैं, तो फिर एक मेंटली तौर पर सेटिस्फेक्शन होती है। वैसे तो सारा ही करना है हमने और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब हम ना सारी स्टोरियां सुनाने या सुनने की बजाय हम डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा, हो सकता है आई कैप ने नई बुक देनी हो, अभी तक जो पुरानी बुक है आपने जब उसकी कॉपी करवानी है ना, तो उसके 2 हिस्सों में कॉपी करवानी है, क्योंकि अगर आपने एक हिस्से में करवाओगे तो वो बहुत बड़ी बुक बन जाती है। उसकी बाइंडिंग ना 2 हिस्सों में करवा लेनी। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ना नॉन करंट एसेट सेक्शन सी और सेक्शन ए की बाइंडिंग अलग करवा लेना, सेक्शन बी की बाइंडिंग अलग करवा देना, ताकि 2 सेक्शन की बाइंडिंग अलग हो जाएगी, एक सेक्शन की बाइंडिंग अलग हो जाएगी। पुरानी बुक्स चल जाएंगी, लेकिन उसमें से फिर ये होगा कि एक चैप्टर आपको एक्स्ट्रा कॉपी करवाना पड़ेगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा, या तो अगर आपके पास उससे भी पुरानी किताब है तो फिर 2 पुरानी किताबें फिर ठीक है, क्योंकि वो एक सेक्शन पहले था टॉपिक, इसमें फिर उधर चला गया, फिर वापस आ गया, तो ये हुआ था। तो हम ना डायरेक्ट चलते हैं आई कैप की बुक के हिसाब से। ये चैप्टर नंबर 3 है,
स्टैंडर्ड के हिसाब से ये स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं IS 16, नाम है इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसको प्रॉपर, पहले तो हम ना उस हिसाब से नहीं पढ़ते थे कि ये स्टैंडर्ड, हम हमारा फोकस होता था कि हमारे MCQ हल हो। अब हमने किसी और स्टाइल से पढ़ा। अब पहली बात तो यह कि IS 16 मतलब ये एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में हमें कौन सी अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज होती है? ये होते हैं टेंजिबल आइटम्स। क्या होते हैं? टेंजिबल आइटम्स होते हैं, मतलब वो चीजें जो बिजनेस के पास हैं और नजर आ रही हैं। एक बात, जो इस्तेमाल हो रहे हैं एडमिन पर्पस के लिए, जो इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जो इस्तेमाल हो रहे हैं रेंटल टू अदर, जो इस्तेमाल हो रहे हैं सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर्स। और उनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है। इसमें क्या बात है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल आइटम्स। पहली बात कि वो तमाम एसेट्स जो नजर आते हैं और उस बिजनेस में किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उसने यूज भी बता दिया। ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, एडमिन पर्पस क्या होता है? ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है वो तो इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल होता है। ये प्रोडक्शन करने वाले मशीन, प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। फिर रेंटल टू अदर, ये रेंटल टू अदर आपको याद होगा हमने एक बात शुरू की थी फिर छोड़ दी थी कि लैंड और बिल्डिंग के अलावा, वो हम बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। लैंड और बिल्डिंग रेंटल पे अगर देंगे तो वो इस स्कोप से निकल जाता है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करते, वो IS 40 के अंदर करेंगे। यहां पर हम बात कर रेंटल टू अदर का मतलब क्या? गाड़ियां रेंट पे दे दो, जनरेटर रेंट पे दे दो, मशीनें रेंट पे दे दो, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जो कुछ रेंट पे दोगे वो IS 16 होगा। लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल टू अदर होगा, वो IS 40 होगा। तो उसने उसको अलग कर दिया है, लेकिन अभी आपने अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखना, या सिर्फ यही डेफिनेशन लिख देनी है। वैसे डेफिनेशन तो आपके पेपर में नहीं आएगी, इसलिए मैं उसको उस फॉर्मेट मैंने समझाना है कि आपको अगर आपसे कोई पूछे बताओ IS 16 में क्या है, हमने कहना है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग सिखाई गई है। कहते से बताओ वो क्या होते हैं, हमने कहना है कि वो टेंजिबल आइटम्स है, क्योंकि जो इनटेंजिबल है उसका स्टैंडर्ड और है, वो IS 38 है। टेंजिबल है और ऑफिस में इस्तेमाल हूं, प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल हूं, किसी को हमने रेंट पे दिए हुए हैं, या कोई हमारे व्हीकल्स हैं, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, ये सारे के सारा IS 16 में है। और एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, और उसकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा हो, तो वो कहलाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके कंट्राडिक्शन में क्या है? इनटेंजिबल आइटम्स वो इसमें नहीं कवर होते, आपके के साथ वो कहां कवर होंगे? IS 38 अब सिलेबस में नहीं है, पहले था।
फिर आप कहेंगे सर अच्छा जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, मैंने कहा अगर उसको सेल करने के लिए रखा हुआ है तो वो चला जाएगा IS2 के अंदर, और अगर 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो गया है वो चला जाएगा अदर एक्सपेंस के अंदर। तो IS16 की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए कौन कौन सी बातें का होना जरूरी है? टेंजिबल होना जरूरी है, लाइफ उसकी 1 साल से ज्यादा होना जरूरी है, और उसका जो इस्तेमाल है वो भी डिफाइंड है। ये है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है, एक दफा पेपर में सवाल आया था कि मैंने एक जनरेटर रेंट पे दिया है, बताओ वो किस में कवर होगा, IS16 के अंदर या IS40 के अंदर? IS16 के अंदर, क्योंकि 40 में रेंटल टू अदर सिर्फ 2 चीजें, उसके अंदर चीजें 2 हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके अलावा उसमें चीज तीसरी है ही नहीं। ओके होगी बात? उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर मैं एग्जांपल दूं, बिल्डिंग, अब कहेंगे सर अभी तो आप बिल्डिंग है नहीं, रेंटल वाली बिल्डिंग नहीं, ऑफिस की बिल्डिंग, वो तो एडमिन पर्पस में आएगी। ऑफिस की लैंड, फैक्ट्री की बिल्डिंग किस में आएगी? IS16 में आएगी। वो बिल्डिंग IS40 के अंदर आएगी। जो रेंट पे दी हुई है, जो आपके इस्तेमाल में है, वो किस में आएगी? IS16 में आएगी। तो आपकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारे के सारे किस में कवर होंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। और आप इसको नॉन करंट एसेट भी कह सकते हो। नॉन करंट, फिर वही बात, क्या सारे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं? नहीं, बट सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट होना जरूरी है। ये बात खत्म हो गई। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, जो बात जहां पर ना समझ लगी उस पर डिस्कशन करनी। फिर इसमें एक आपको हिम्मत करनी पड़ेगी कि आपने सोना नहीं है। फिर अगर सो गया तो फिर पता कैसे चलेगा? अगली बात करने लगा मैं। ये लफ्ज 2 हैं, एक लफ्ज है रिकग्निशन, एक लफ्ज है मेजरमेंट। तो अभी हम बात करते हैं दोनों के साथ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट 2 तरह से होती है, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। जी हाँ जी, वही वाली बातें हो रही। इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसमें मैं थोड़ा सा फर्क भी आपको बता देता हूं। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने जब पहली दफा एक मशीन को अपनी बुक्स में लिखना है, उसकी अमाउंट कौन सी लिखनी है। मिसाल के तौर पर आपने एक गाड़ी खरीदी है कराची से, आपने कहा जी गाड़ी की कीमत थी 40 लाख रुपए, तो क्या मैं 40 लाख लिखूं? स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो कहता है पहली दफा जब आपने गाड़ी लिखनी है ना, तो उसमें 40 लाख के अंदर जो आपको टैक्स देने पड़ेंगे वो भी ऐड करो, जो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा वो भी ऐड करो, वो जो कोई लीगल खर्चे पड़ेंगे वो भी ऐड करो। तो पहली दफा जब आपने अपने एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना है, पहली दफा मेजर करना है। मेजर का मतलब होता है जब भी अमाउंट को ये डिफाइन करता है। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है जब आप खरीद के लाओगे तो उसकी अमाउंट जो अपने बुक्स के अंदर लिखोगे कौन सी लिखोगे? तो क्या लिखेंगे हम? अब इनिशियल मेजरमेंट को कहते हैं मेजरमेंट एट इनिशियल रिकग्निशन भी लफ्ज बोलते हैं। ये भी पेपर में सब यानी हो सकता है आ जाए, मेजरमेंट एट इनिशियल रिकग्निशन। लफ्ज रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट कोई और है। रिकग्निशन का मतलब होता है किस दिन आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। जिस दिन आपने जर्नल एंट्री पास की उसका मतलब पता क्या बन जाता है? आपका वो एसेट बन गया, आपका वो एसेट बन गया। देखिए मैंने एक प्लांट के मशीनरी के लिए ना एडवांस देकर आया हूं, क्या मेरी मशीनरी हो गई? एंट्री पास क्या होगी? मशीनरी टू कैश या एडवांस टू कैश? इसका मतलब है मशीनरी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? आपने अपना एसेट किस दिन उसको मान लेना है। जब रिस्क
हाँ जी, जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, जब उसका बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, जब वो रिकग्निशन की डेफिनेशन में अलग बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हो, रिकग्निशन का ताल्लुक डेट के साथ होता है, मेजरमेंट का ताल्लुक अमाउंट के साथ होता है। वो कहता है जब पहली दफा एंट्री पास करोगे उस दिन किस वैल्यू पे लिखेंगे, कॉस्ट पे लिखेंगे। तो इसको आप इनिशियल मेजरमेंट भी कह सकते हो, मेजरमेंट एट इनिशियल रिकग्निशन भी कह सकते हो। उसके बाद होता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट या मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट या मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन। आसान तरीके से समझाते हैं, जब हम कोई प्लांट या मशीनरी या कुछ भी खरीदते हैं, हमने सपोजर 400 रुपए का खरीद लिया और लिख दिया 400 रुपए का, फिर हर साल उसको डेप्रिशिएट करते हैं, और जब डेप्रिशिएट उसको करते रहते हैं तो फिर हम लिखते हैं कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है ना सबने, किस पे लिखते होते हैं? क्या वो इनिशियल रिकग्निशन है या सब्सिक्वेंट है? पहली दफा तो कॉस्ट पे लिखा था, अब हर साल जितने साल तक वो हमारे पास पड़ा रहेगा उसको क्या उसी अमाउंट पे रहने देंगे? नहीं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख देंगे। उसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। क्या बोलते हैं? जो हमने ये वाला काम पढ़ा था वो है कॉस्ट मॉडल। एक और मॉडल भी हमारे सिलेबस में है, वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। ये तो हमारा कल का लेक्चर है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। आज का हमारा मेन लेक्चर है इनिशियल रिकग्निशन। हमने कौन कौन से, जैसे हमने रखना है कॉस्ट पे। अब कॉस्ट क्या, जिस पे खरीदो उसे बोला जाता है। कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाता है उसकी परचेज प्राइस, मतलब जितने का खरीदा, आप उसको लिस्ट प्राइस भी कह सकते हो। जितनी भी अमाउंट उसकी होगी उसमें से लेस कर देंगे अगर कोई डिस्काउंट है या रिबेट है। कोई डिस्काउंट है या रिबेट है, वो माइनस कर देंगे। फिर उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, और अगर उन एक्सपेंसेस का कोई नाम बोले तो क्या होता है? एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। क्या बोला जाता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस incurred to bring into present location या कंडीशन अवेलेबल फॉर यूज कह लो या रेडी फॉर यूज कह लो। अब इसका मतलब भी देखते हैं। वो कहता है कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जो कि इनकर्ड होते हैं उसको प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए या उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के। मिसाल के तौर पर हमने आटे की चक्की का तो थोड़ा बहुत पता होगा सब, जहां आटा पीसते। हमने वो एक प्लांट खरीदा आटा बनाने के लिए। क्या हम चलो ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसमें ऐड कर दिया, क्या उसको आते ही रखेंगे और उसमें दाने डालना शुरू कर देंगे? उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब है वो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। उसको उस हालत में लाने के लिए जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे ऐड कर। लिस्ट आपने लिखी हुई थी पहले भी। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि आप लोगों को ये लिस्ट दिखा देता हूं, एक्सप्लेन भी कर देता हूं
आपको मैंने लिस्ट कॉपी भी दे दी है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। बस ये जो कुछ खर्चे इसमें नहीं अगर लिखे होंगे तो वो आप इसके अंदर ही ऐड कर लेना, और जो आपको नहीं समझ लगे उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये पहले कॉलम में वो खर्चे लिखे हुए हैं जो हमने कॉस्ट के अंदर ऐड करने हैं, और दूसरे कॉलम में वो लिखे हुए हैं जो हमने इग्नोर करने हैं। अगर वो पहले से प्लस हो तो निकाल देना, और अगर वो पहले प्लस या माइनस नहीं है तो इग्नोर कर देना। सबसे पहले परचेज प्राइस। अब आपने करना क्या है, टिक करना है जिस चीज के बारे में आपको पता है, और जिस चीज के बारे में नहीं पता वो आपने मुझसे पूछ लेना। परचेज प्राइस को कर दूं टिक, मतलब जो उसकी कीमत लिखी हुई थी। डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। डिलीवरी का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और हैंडलिंग चार्जेस का मतलब आपको पता होगा कि जब हम कोई चीज मंगवाते हैं और अगर आपको ये लगता है कि उसको प्रॉपर तरीके से ले जाने के लिए कुछ हमें और मेजर्स करने पड़ेंगे। एग्जांपल जैसे एलईडी खरीदी है, उसके बाद हमें सी फोम लगाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर एक डब्बे में पैक करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी उस एलईडी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इसे बोलते हैं हैंडलिंग चार्जेस। अच्छा, शायद इसमें मिस हैंडलिंग चार्जेस ना लिखे हों, क्योंकि जो ये असाइनमेंट बनाई है वो एक मिस ने बनाई है, इसलिए उसने मिस हैंडलिंग चार्जेस निकाल दिए। तो मिस हैंडलिंग चार्जेस जो होते हैं ना वो ऐड नहीं करते। अब मिस हैंडलिंग चार्जेस क्योंकि एक दफा पेपर में आए हुए हैं इसलिए मैंने उसके बारे में बताया। मिस हैंडलिंग चार्जेस क्या होते हैं? हमारी कुताही की वजह से, हमारी गलती की वजह से कोई नुकसान हो जाए और फिर उसका खर्चा हम बेयर करें तो वो एक्सपेंस में लिखेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड। 2-3 एग्जांपल अगर जानना चाहते हो, मैंने कहा कि हमने कोई मशीन लेकर आए, हमसे उसका शीशा टूट गया, अब वो शीशा नया डलवाया, उसका खर्चा हुआ, वो जो नया शीशे का खर्चा होगा वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी कुताही की वजह से टूटा। पेपर में सवाल क्या आया था, एक वो कंप्यूटर का कोई सर्वर उन्होंने खरीदा, कहता जी उसको टेबल के ऊपर रख दिया, टेबल टूट गया। अब वो जो टेबल की कॉस्ट बताई हुई थी क्वेश्चन के अंदर 900 रुपए, अब क्या हम वो 900 रुपया उस सर्वर की कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी कोताही की वजह से था। वो एसेट्स के इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी नहीं था कि वो टूटना चाहिए, तो जो इंस्टॉलेशन के लिए उसको काबिल इस्तेमाल में लाने के लिए जरूरी था वो खर्चे ऐड करने। तो मिस हैंडलिंग चार्जेस इस साइड पर लिख लो अगर नहीं लिखे हुए तो, कि मिस हैंडलिंग चार्जेस ऐड नहीं करते। उसके बाद कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, मतलब जिस जगह पर हमने इंस्टॉल करना है उस जगह को उसकी प्रिपरेशन करवाई। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग टू वर्किंग कंडीशन, ये वही बात आ गई। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। इंस्टॉलेशन तो पता है ना, असेंबली का मतलब क्या होता है? वो पार्ट्स में होते हैं एसेट्स, जब लेकर आते हैं तो उनको फिर असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट, उसके बाद प्रोफेशनल फी, इनिशियल एस्टिमेटेड ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। इसका मतलब डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? एक एसेट, सपोज हमने इस वो जो प्लांट की बात कर रहे थे आटे वाले प्लांट की, हमने खरीदा, हमने सोचा कि वो चलेगा 5 साल। अब स्टैंडर्ड कहता है कि 5 साल के बाद इस एसेट को जो रिमूव करने का खर्चा है और उस साइट को, जिस साइट पर आपने लगाया है, उस साइट को अपनी असल हालत में लाने का खर्चा है, वो सारा इस आज ही एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। दोबारा सुने, अब एक दफा पेपर में सवाल आया कि एक ऐसी जगह पर कोई प्लांट लगाया एक बिजनेस ने, और वो जगह थी गवर्नमेंट की, 10 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जिस हालत में हम आपको दे रहे हैं ना अपनी बिल्डिंग और अपना लैंड, हमें वापस भी इसी हालत में चाहिए। अब 10 साल जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन बट जब वापस करना ना, हमें कौन सी हालत में करना? जिस हालत में हम आपको दे रहे।
अब हमने 10 साल तक अपने प्लाट लगा दिए, अपने तरीके से अमेंडमेंट करवा दिया, अब वापस जब उसको देने हैं, उसको असल हालत में लाने के लिए जो खर्चा होगा वो भी एसेट की कॉस्ट में आज ही ऐड कर देंगे। अगला सवाल कि सर आज हमें कैसे पता चलेगा, तो लफ्ज क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड अमाउंट, और उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू। तो क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अगले रिपोर्टिंग के अंदर है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग में है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट वैल्यू बताई गई होगी। बट फिर भी क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आप लोगों ने तो क्यूएम पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, उन्हें पता है कि जो आज वैल्यू ऐड करनी है वो फ्यूचर वैल्यू को जीरो पे लाना पड़ेगा, फिर ऐड होगी। क्योंकि एक टाइम पर अगर आपने कोई वैल्यू प्लस या कंपेयर करनी है तो सेम टाइम होना जरूरी है, लेकिन है नहीं एज सच। जी ये क्लियर हो गया, इनिशियल एस्टिमेट और डिसमेंटलिंग। बोरोइंग कॉस्ट ये हमने IAS 23 के अंदर पढ़ना है, क्या बात है, क्या तरीका है, वो उधर ही पढ़ेंगे। चेंज हो जाती है वो बिल्कुल आप लोगों ने अगली रिपोर्टिंग में पढ़ना है। ये एक ICAP ने दिया हुआ IFRIC 1, उसके अंदर ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट चेंज होती है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हमें IFRIC 1 में जाकर पढ़ेंगे। इस IAS 16 के अंदर वो कवर ही नहीं होता। उसके बाद है बोरोइंग कॉस्ट को, अभी इसको पेंडिंग छोड़ें या IAS 23 में जाकर पढ़ेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, आइडिया है क्या होती है कि जो हमने अपने पास लाने का खर्चा जो होता है उसके दरमियान में अगर कुछ एसेट चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। आर्किटेक्ट फी ये ऊपर भी हो गई थी। इंपोर्ट ड्यूटी नॉन रिफंडेबल। फ्यूल इनकर्ड व्हाइल ट्रांसपोर्ट द प्लांट टू द फैक्ट्री, इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल। टैक्सेस, एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द इंस्टॉलेशन, या बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लॉय की कॉस्ट का जब भी बताया हो अगर लफ्ज इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन ना लिखा हो तो वो ऐड मत करना। लफ्ज इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन, इसके लिए अगर इंप्लॉय की कॉस्ट अराइज हो रही है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, अदरवाइज किसी भी वो वजह से ऐड नहीं हो। जी हाँ, इनकम टैक्स अगर साइलेंट होगा तो वो रिफंडेबल मानना, सेल टैक्स साइलेंट होगा तो वो नॉन रिफंडेबल मानना। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अगर साइलेंट है तो नॉन रिफंडेबल, और इनकम टैक्स को हमेशा क्या मानना है, रिफंडेबल अगर साइलेंट हो। फिर भी अगर आपने प्लस माइनस कर दिया साइलेंट को तो क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखना है कि वी अज्यूम इट इज बी रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। उसके बाद कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, अक्सर लोग कहते हैं कि शायद इसको माइनस करना है, माइनस नहीं, इग्नोर कर। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, अगर आपने अपने प्लांट मशीनरी में कोई नई फैसिलिटी ऐड की है जिससे उसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल एक्टिविटीज, आप कोई सेल प्रमोशन कर रहे हैं कुछ इस तरह के उससे रिलेटेड, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये तो कभी भी ऐड नहीं करनी ना। स्टाफ की ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होती है उसका मशीन के साथ ताल्लुक नहीं होता, नो डाउट चलानी उन्होंने मशीन ही है, बट वो उसकी जो स्किल्स होती है ना वो परमानेंट होती है। तो जब मशीन चेंज होती रहेंगी स्किल्स वही काम आती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन या विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ये भी कैफ के लेवल तक मैंने इसका सवाल नहीं देखा, सीफैप लेवल पर सवाल ये आया था कि अगर आपने एक प्लांट को रीलोकेट किया है, एक जगह से दूसरी जगह इंस्टॉल किया, जैसे हमने बात की थी कि हमने इंस्टॉल कर लिया सारा कुछ हो गया, बाद में पता चला कि इसमें तो यहां पर इंस्टॉल करना ही नहीं था, या किसी हमारे बाबे ने आकर कह दिया कि ये तो इंस्टॉल ही आपने गलत किया, फिर हमने वो इंस्टॉल सारा का सारा वो सारा रिमूव किया, दूसरी जगह पर इंस्टॉल किया, फिर दोबारा इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन, असेंबली कॉस्ट वो दोबारा ऐड नहीं होगी, वो सारा फिर आपका लॉस में जाएगा, वो एक्सपेंस में जाएगा। न्यू क्लास ऑफ कस्टमर का मतलब ये होता है कि ये हम ना रिस्ट्रक्चरिंग करते होते हैं एक तरह से,
मिसाल के तौर पर हम कोई चीज अपने प्लांट से बना रहे हैं, लेकिन ना उसकी इतनी डिमांड नहीं है, किसी ने कहा कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लो तो आपकी ना ये डिमांड यानी चीज नई आ जाएगी, नए कस्टमर को टारगेट करेगी। तो वो जो नए कस्टमर के लिए हमने वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। एडमिन एंड जनरल ओवरहेड कभी ऐड नहीं करने। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ऐड करने वाली साइड पे लिख लें इनिशियल अडॉप्टेशन, और इसके नीचे भी लिख लें एलसी चार्जेस भी लिख लें। इनिशियल अडॉप्टेशन का मतलब है जब हम खरीदते हैं तो हमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के कोई लीगल फी देनी पड़ती है, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो। और एलसी चार्जेस का तो पता सबको, जिसको नहीं पता ना शर्माना नहीं है, शर्माने की उम्र अभी है, टाइम आएगा शर्माने वाला भी, वो भी दूर है, अभी नहीं शर्माना, पूछते वक्त तो बिल्कुल नहीं शर्माना, और बस ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक, बाद में ना फिर थोड़ा शर्माना। तो एलसी चार्जेस लेटर ऑफ क्रेडिट इसे बोलते हैं। ये बेसिकली जब हम कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें ना, तो हमें डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए ना, पैसे कन्वर्ट करने के लिए एलसी ओपन करना पड़ता है, उस पर जो चार्जेस लगते हैं ना, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। मतलब अगर हमने प्लांट बाहर से मंगवाया, हमने उन्हें रुपीस दिए, वो कहते हैं ठीक है हम आपको डॉलर में कन्वर्ट करके देते हैं, उसके चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो जो चार्जेस हैं वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। फिर उसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस आफ्टर इंस्टॉलेशन, इनकम टैक्स या रिफंडेबल टैक्सेस। इंश्योरेंस आफ्टर इंस्टॉलेशन ऐड नहीं होती। रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, कॉस्ट इनकर्ड यूजिंग या डिप्लॉइंग एंड आइटम्स, कॉस्ट इनकर्ड यूजिंग, वो जो एसेट को इस्तेमाल करने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने। यहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, यहां पर ये आखिरी नंबर देखें और यहां पर इनिशियल टेक्स्ट, यहां पर जो मैंने इधर इनिशियल, यहां पर ये दोनों जरा गौर करना, आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ये वाला और लास्ट। ऊपर क्या लिखा हुआ है? इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट, नीचे क्या लिखा हुआ है? सेल प्रोसीड एंड रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सैंपल प्रोड्यूस्ड व्हाइल टेस्टिंग whether the asset is functioning properly। ये दो एक कंट्राडिक्ट कर रही हैं। एक ऊपर लिखा हुआ है इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट ऐड करने वाले में, और यहां पर लिखा हुआ है सेल प्रोसीड एंड रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सैंपल प्रोड्यूस्ड व्हाइल टेस्टिंग whether the asset is functioning properly। कहता ये ऐड नहीं करना, ये एसओपीएल में लिख रहा है। इसमें कोई फर्क बताएगा? सेल्स के लिए किया जा रहा है, मतलब कोई चीज प्रोड्यूस करती है फिर टेस्ट करें, और इसको पहले ही टेस्ट करते हैं, इसका भी है प्रोड्यूस। नहीं, जब हम ये तो सैंपल बनेगा ना, जो इनिशियल टेस्टिंग में जो सैंपल बनेगा उसको सेल करके कॉस्ट आएगी, वो नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन और मैं वो भी बता देता हूँ कि इसके अंदर आपने हिंट कौन सा रखना है। यहां पर जो रखना है ना, यहां पर लिखा होगा नेट ऑफ सेल प्रोसीड। क्या लिखा होगा? नेट ऑफ सेल प्रोसीड। जब भी लिखा होगा नेट ऑफ सेल प्रोसीड, इसका मतलब है वो इसकी बात कर रहे हैं, इस फ्रेज की बात कर रहा है, इस सेंटेंस की बात। मैं और वैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, इसका मेन मतलब ये है कि जब हम इनिशियल टेस्टिंग करते हैं ना, अगर लफ्ज इनिशियल टेस्टिंग है तो ऐड कर कि वो सही काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है। अगर वो ये बात कर दे कि मैंने इनिशियल टेस्टिंग के दौरान सैंपल बनाया, जैसी बात है वो सैंपल को ट्रायल प्रोडक्शन बनेगी ना, एक कोई ना कोई सैंपल बनाया, सपोज दैट 2 यूनिट बनाए और उन 2 यूनिट पे खर्चा आया 500 रुपए और मैंने उसको सेल कर दिया 300 रुपए का। ये उसके ऊपर खर्चा आया, ये उसको मैंने सेल कर दिया। ये मोस्टली ऐसा होता है कि जो सैंपल बनाते हैं ना, जितना खर्चा आता है उसके काम कीमत पे बिक रहा होता है। मोस्टली ऐसा होता है, ज्यादा पे भी बिक सकता है। अब जरा दोनों में फर्क देखना है। इसमें वो क्या लिखेगा? इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट है, उसने सैंपल का जिक्र नहीं किया। इसमें क्या लिखा है? इनिशियल टेस्टिंग के दौरान मैंने 2 यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाने में 500 खर्चा आया और उसको मैंने सेल कर दिया 300 रुपए। अब मैं
पेन की मिसाल लेता हूं। जब मैंने इनिशियल टेस्टिंग की, इस पेन के ऊपर अपनी भी कॉस्ट लग रही है, इसकी मटेरियल की, इसकी अपनी जो कॉस्ट लगेगी, इसका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो हमने पढ़ा था, कि इसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो और चीज है, मशीन की जो कॉस्ट है वो और चीज है। जो मशीन को टेस्ट करने के लिए मशीन की कॉस्ट आ रही है वो इनिशियल टेस्टिंग है। जो इसके पर कीमत लग रही है और इसको बनने के बाद जो ये सेल हो रही है, ये इसकी कीमत, कॉस्ट की बात की जा रही है। तो इनिशियल टेस्टिंग के दौरान एट द सेम टाइम दो चीजें लग रही हैं। एक तो मशीन की कॉस्ट आ रही है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, उसकी लुब्रिकेंट कॉस्ट आएगी, और एक इस यूनिट को बनाने के लिए इस यूनिट की अपनी कॉस्ट भी आ रही है। तो वो जो इस यूनिट की कॉस्ट की बात कर रहा है और इसको फिर जो बेच देगा वो कहता है इसको आपने SOPL में लिखना है, एसेट की कॉस्ट में नहीं लिखना। इन्वेंट्री आ जाती है। लेकिन पहले 2022 से पहले ये जो सैंपल प्रोडक्शन था, इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करवाता था। वो कहता था अभी तो टेस्ट हुआ है, अभी तो ये काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। तो पहले 2022 के लेक्चर अगर आप जब भी देखें तो जो 4 साल पुराने लेक्चर्स होंगे उसके अंदर ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होता था। लेकिन उसके बाद ये स्टैंडर्ड चेंज हुआ, IAS 16 चेंज हुआ, तो उसने एसेट की कॉस्ट में ऐड करवाने से निकाल दिया। इनिशियल टेस्ट करने के लिए कोई सैंपल ही बनाया, तो सैंपल बनाते क्यों है? मतलब मशीन को टेस्ट करने के लिए सैंपल बनाया। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूँ ये आपने एक चेयर बनाई, अब चेयर के ऊपर लकड़ी लगी, चेयर के ऊपर फैब्रिक लगा, चेयर के ऊपर फोम लगी, ये किस में चला जाएगा? चेयर की कीमत के अंदर। और मशीन भी तो यूज हो रही है, मशीन के भी खर्चे होंगे, कोई ना कोई लुब्रिकेंट, उसका बिजली का बिल, वो सारा कुछ होगा, वो किस में आएगा? एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन जो चेयर बनाने पे खर्च आ रहा है वो चेयर की कॉस्ट है। तो चेयर को अगर बेच के आपने 300 रुपए कमाया तो पता है 300 किस में जाएगा? नॉर्मल सेल्स के अंदर, और 500 किस में जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। SOPL वही है ना, नॉर्मल सेल और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल कंसीडर किया जाएगा। लॉस बिल्कुल 300 सेल में ऐड होगा, 500 कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली लॉस होगा। अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा क्या करना? जब भी क्वेश्चन के अंदर वो कह देंगे ना सेल, नेट ऑफ सेल प्रोसीड, जब भी वो सेल और नेट ऑफ सेल प्रोसीड का जिक्र कर दे वो SOPL वाले की बात कर। और अगर सिर्फ इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट का जिक्र कर दे फिर वो कैपिटलाइजेशन वाली बात कर। सिर्फ इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट का जिक्र करेगा तो कैपिटलाइज करेंगे, और अगर उसको सेल करके पैसे ले रहा है, उसको नेट कर रहा है, वो किस में लिखेंगे? SOPL के। ठीक होगी बात? तो आज का हमारा यही टॉपिक है, खत्म। सॉरी, रिबेट होता है छूट देना, रियायत दे देना, डिस्काउंट की तरह होता है। डिस्काउंट का एक सब्स्टिट्यूट नेम समझ लो। अब एक क्वेश्चन साथ ही लिखा हुआ है नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे इसका सॉल्यूशन देखने से पहले पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट, और कल भी हमने इसके थोड़े से सवाल करने हैं और फिर हमने सबसीक्वेंट मेजरमेंट में चले, ठीक है? क्योंकि हमने थोड़ी सी जो चीज आपने पहले पढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ लेंगे, जो नई चीज होगी उसको प्रॉपर रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। अ कंपनी हैज परचेज अ प्लांट, लिस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 1 मिलियन। ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट का अगर आप यहां पर देखें, जब हमने शुरू किया था तो क्या बात की थी कि ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। डिलीवरी कॉस्ट, सॉरी, अगर हम इग्नोर कर देंगे तो लिस्ट प्राइस में तो वो शामिल रहेगा, तो हमने उसको माइनस करना होता है। इग्नोर तब करते हैं अगर वो लिस्ट प्राइस में से माइनस हो चुका होता, वो तो उसके अंदर लिस्ट प्राइस के अंदर तो डिस्काउंट ऐड होता है हमेशा। डिलीवरी कॉस्ट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट को क्या करेंगे? अच्छा, जिसने पहली दफा ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उसने जो पेज के ऊपर कॉस्ट ऐड करने वाले और इग्नोर करने वाले वो अपने हाथ से लिखने हैं। नोट्सों पर कभी भरोसा ना करना, जो अपने हाथ से लिखा जाता है उस पर भरोसा किया जाता है। तो उसको एक दफा अपने हाथ से जरूर लिखना। बट अगर आपको पहले पता है, क्योंकि अभी ताजा ताजा तो पढ़ा है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, वरना एक दफा
कैपिटलाइज वाले भी लिख लेना और दूसरों को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस भी लिख लेना। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्ट फी, एडमिन एक्सपेंस, नहीं होगा। ये एसपीएल में जाएंगे। टेस्ट रन कॉस्ट, टेस्ट, अब देखें इसमें कोई नेट सेल प्रोसीड का जिक्र है, तो ये इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट है, ये भी हम। अब आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट रन कॉस्ट वाज टू एंश्योर दैट द एसेट वाज इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग करेक्टली। आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेस्ट रन। आगे देखिए, दीज हैव अ सेल वैल्यू 10,000। अब जो पहले सोल्यूशन होता था, शायद ये अगर पहला सोल्यूशन इसको भी देख लेते हैं, तो वो क्या करता था कि ये 10,000 को 75,000 से माइनस करता था, जो 65,000 होता था वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देता था। अब ऐसा नहीं। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव ग्रांटेड द कंपनी अ लाइसेंस टू ऑपरेट द एसेट ऑन कंडीशन दैट कंपनी विल रिमूव द एसेट and return the site to its former condition at the end of useful life। क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जब इसकी लाइफ खत्म हो जाए, हमें इसकी जो कंडीशन है लोकेशन की, वो हमें उसी हालत में चाहिए जो पहले थी। The company has recognized a liability 250,000 in respect of expected clearance bond। उनको लगता है तब हमारा 2,50,000 लगेगा, तो इस 2,50,000 का क्या करेंगे, तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। चलिए आज हम होमवर्क नहीं देते, ये ना निकाल दें, ये वाली बात ये गलत है। इसको खत्म कर देंगे क्योंकि पुराना सवाल है, तो इसमें पहले इसको नेट करके ऐड करते थे, अब नहीं, आप इग्नोर कर देंगे, एसओपीएल में जाएगा। जब भी सेल प्रोसीड बताई होगी ना साथ, फिर ऐड नहीं करना, और अगर सेल की वैल्यू ना बताई होती फिर पूरा 75,000 ऐड कर। ठीक होगी बात? तो आज के लिए हमारा यही काम था, और कल इसके कुछ सवाल करेंगे हम। कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कल उसके क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही सब्सीक्वेंट मेजरमेंट स्टार्ट कर 75